नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 का हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 के हल करने से पहले हमें इसके अंदर जो सवाल आएंगे उसके बारे में सामान्य जानकारी जो है वो करनी है। सबसे पहले है अभाज्य गुणनखंड। तो हमने पिछले वीडियो में अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी की थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, एक बार उसको वापस अपन दोहराते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। स्वयं और एक के अलावा भाग नहीं जाए उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। गुणनखंड क्या होते हैं, तो किसी भी संख्याओं के या किसी भी संख्या के गुणा के रूप में टुकड़े। गुणनखंड, गुणन को हम गुणा कहते हैं, खंड को हम कह सकते हैं टुकड़े या भाग या टुकड़े। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड। इस प्रश्नावली का सबसे पहला जो शब्द आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड। अर्थात ऐसी संख्याओं के रूप में गुणनखंड बनाने हैं जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। इसी तरह दूसरा एक बिंदु आता है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ जो है किन्हीं भी दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम जो घातें अगर लेंगे तो अब एचसीएफ ज्ञात होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड और उनकी न्यूनतम घात। इसका तात्पर्य है कि किन्हीं दो संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोनों संख्याओं में यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उन गुणनखंडों में से जिनकी सबसे कम घात है उस घात को लेंगे और उनका वापस गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें एचसीएफ। यदि एलसीएम ज्ञात करना है तो उनमें जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड जो भी है उनमें से सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का तात्पर्य होता है उन दोनों में से, जो दो संख्या होगी उन दोनों में से जितने भी गुणनखंड है वो सभी गुणनखंड लेके उनकी अधिकतम घात जो भी होगी, भले दो संख्याएं अपने पास है, इस संख्या में जो गुणनखंड है वो इसमें नहीं है तो भी इस गुणनखंड को लेना है, और इसमें जो है, इसमें जो नहीं है वो इसमें है तो इसको भी लेना है। इस तरह अभाज्य गुणनखंडों की सर्वनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात लेंगे और उनका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एलसीएम। अब इन एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध होता है। यदि दो संख्या मान लीजिए, माना दो संख्याएं ए व बी है तथा इनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ व लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है तो क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा। अर्थात दो संख्याओं के गुणनखंड को
उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है, इस सिद्धांत के आधार पर हम इनके सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला सवाल है, पहला सवाल, संख्या हमारे पास क्या है, 468। इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक प्रारूप बनाएंगे। इस प्रारूप में यहाँ लिखेंगे 468। अब इसमें सबसे पहले अपने को क्या सोचना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वही हमने कहा था कि जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें अब यहाँ पर सबसे पहले इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देना है। तो यहाँ सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार। तो यहाँ 2 का भाग 468 में 234 बार गया। अब वापस इसमें भी वही प्रक्रिया दोहरानी है, और कहाँ से दोहरानी है, यही से सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। यदि भाग नहीं जाता है तो इसके आगे बढ़ना है। इसका भी भाग नहीं जाए तो इससे भी आगे चलना है। इसका भी भाग नहीं जाए तो इससे भी आगे चलना है। परंतु जब तक भाग जाता है तब तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ही हमको लेना है। तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा यहाँ पर 117 बार। अब वापस 117 में भी 2 का भाग देखते हैं तो 117 में 2 का भाग नहीं जाता। तो 2 का भाग नहीं देना है, सीधा 3 का भाग देना है। अब 3 का भाग भी जाता है तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना। 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 9 बार। अब ये 39 है, उसमें भी जब 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का ही जाएगा, और 3 का नहीं जाएगा तो 5 का जाएगा। यहाँ 3 का चेक करते हैं तो 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 13 आया है वो एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाना मुश्किल है। या ऐसा हम कह सकते हैं कि जब अभाज्य संख्या आएगी तो उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें सीधे अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे। कितनी बार आया, 1 बार। अर्थात हम 468 के जो हमने ये टुकड़े किए हैं वो गुणा के रूप में लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको थोड़ा सा घातांक के रूप में लिख देते हैं। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3, 3 बार, 3 जो है वो 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 1। तो ये हो गया 468 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह एक और सवाल लेते हैं, इसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 लेते हैं अपन 945। इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ देखते हैं हम कि 2 का भाग। तो अब 2 का भाग, यहाँ अंतिम इकाई अंक कितना है, 5, तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो सीधे 3 का भाग देते। अब 3 का भाग भी जाता है तो ही देना है, नहीं जाता है तो नहीं देना। तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग 3, 1 और 5, 315 बार। अब वापस इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 1, 0 और 5 बार, 105 बार।
अब इसमें 3 का भाग 3, 5। अब इसमें देखिए 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसके आगे वाली जो संख्या है 5, 5 का भाग जाएगा तो 5 का भाग 7 बार। अब इसमें 7 का भाग 1 बार, तो ये होगी 945 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, और 1 नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, और 7 की घात 1। तो 945 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। शेष जो सवाल है, सवाल नंबर 1 के, वो सभी सवाल भी इसी तरह आपको हल करने हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अर्थात जो हमने पहले कहा था कि सिद्धांत है, इस सिद्धांत को यहाँ पर सत्यापित करना है। तो दूसरे का पहला सवाल, संख्या है हमारे पास जो पूर्णांक है वो क्या है? पूर्णांक बराबर 96 और 404। तो सबसे पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड पहले तो और यहां लिखेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो इस प्रारूप में लिखेंगे, और 404 के करने के लिए भी इसको ऐसे ही प्रारूप में लिखना है। सबसे पहले 96 के करते हैं तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो जाएगा 48 बार। 48 में भी 2 का भाग जाएगा 24 बार। 24 में 2 का भाग 12 बार। 12 में 2 का भाग 6 बार। 6 में भी 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं हम। 96 बराबर 2 की घात 5 गुणा 3। अब 404 के करते हैं। 2 का भाग सबसे पहले देंगे तो 202 बार। 2 का भाग 101 बार। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो संख्या आई है 101, इसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता? तो हमको इसको भाग करके चेक करना पड़ेगा। आपको भी यही करना है, इसको चेक करना है। तो हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह जो है वो एक अभाज्य संख्या है। 101 क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसमें सीधा 101 का ही भाग देंगे। वो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसके गुणनखंड हो गए 704 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। तो इस तरह हमें 96 और 404 दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से सबसे पहले तो हमें निकालना है एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? एलसीएम या एचसीएफ, जो भी हमें ज्ञात करना है वो। सबसे पहले हम लिख देते हैं एचसीएफ और बाद में एलसीएम। अब इनमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ के लिए क्या कहा था? दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो इन दोनों में पहले इनको एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। 96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3, और 404 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 101। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ देखो 2 की घात 5 और 2 की घात 2, इसमें 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 96 व 404 का
HCF बराबर 2 की घात, इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो न्यूनतम घात है वो कितनी है, तो 2 की घात 5 बड़ी है और 2 की घात 2 जो है वो छोटी है, अर्थात जो छोटी है वो न्यूनतम घात होगी, तो 2 की घात 2। अब इनमें और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसको ही हल करना है। अब इनका HCF हो गया 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 2 यानी कि 4, तो HCF बराबर कितना हो गया 4। ये तो पहला आंसर है। अब दूसरा आंसर है LCM का, 96 2 की घात 5 गुणा 3 404 2 की घात 2 गुणा 101। अब LCM के लिए क्या होता है, LCM के लिए क्या होता है कि इनके जो गुणनखंड है उनकी सर्वनिष्ठ गुणनखंडों की अधिकतम घातें लेनी है। तो सर्वनिष्ठ, इसमें 2 की घात 5 और 2 की घात 2, तो इसमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड पहले एक बार देखते हैं। तो 2 इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों में से 2 ही लिया। 3 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो इसको 3 को यहाँ लेना है। 101 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 101 को भी लेना है। सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है इन दोनों में से लेना है जो दोनों के लिए काम में है। अब इनकी अधिकतम घात है, तो अधिकतम घात जैसे 2 की घात 2 और 2 की घात 5 है, इनकी अधिकतम घात कितनी है 5। 3 की घात 1 और 3 की घात 0, तो यहाँ 3 की घात 1, 101 की घात 1। अब इनका गुणा करना है, गुणा करेंगे तो 2 की घात 5 को पहले हल करते हैं। तो 2 की घात 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8, 8 इंटू 2 यानी 16, 16 दूनी 32, 32 तो आया इन 2 की घात 5 का। अब इस 32 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ गया 96 गुणा 101। अब 96 का गुणा 1 से करेंगे तो 96 आएगा, तो उसके 6 तो यहाँ और हासिल के 9। 96 का गुणा 0 से, तो 0 और 9 9। 96 का गुणा 1 से, तो 96, तो इसका LCM कितना आया 96, 96 या 9696। ये हो गया इसका LCM। अब हमें क्या सत्यापित करना है कि LCM गुणा HCF बराबर पूर्णांकों का गुणा या पूर्णांकों का गुणनफल। यहाँ हमने LCM और HCF निकाले हैं, तो यहाँ पर LCM जो है वो आया 9696 और HCF आया है 4, तो 4 गुणा 9696। अब पूर्णांकों का गुणनफल, तो पूर्णांक कितने हुए हैं 96 गुणा 404। तो हम यहाँ देखते हैं कि 4 और 96, 96 का गुणा करते हैं हम, यहाँ हर कार्य में हम करते हैं। नौ चौक इनका गुणा, 4 चिंग 24 हासिल 2, 4 9 में 36 और 2 38 हासिल 2 3, 6 चौक 24 और 3 27 और हासिल की 2, 4 9 36 और 2 38, अर्थात 38,784। ये तो इन दोनों का गुणा है। अब इनका गुणा करना है, तो 4 गुणा 96। अब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा 404 और 96 का गुणा 38,784। तो इन दोनों के जो पक्ष है, दाया पक्ष और बाया पक्ष, वो दोनों क्या है समान आए,
अर्थात ये दोनों क्या हुए, सत्यापित हुए। हमें इनको सत्यापित करना था और ये जो है वो दोनों गुणा करने पर समान आए। इसके बाद वाले प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। हमें गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के जो शेष सवाल है वो हल करने हैं।